नमस्कार दोस्तों। तो एक न्यूज़ पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है फाइव आइज अलायंस के बारे में। आपने शायद आई होप आपने इस फाइव आइज अलायंस का नाम सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आज आप ज़रूर से सुन लेंगे और इसके बारे में समझ भी लेंगे डिटेल में। तो न्यूज़ ये वायरल हुई कि यूएस जो है वो प्लान कर रहा है कनाडा को फाइव आइज अलायंस से बाहर निकालने के लिए। अब ये न्यूज़ जो है ये रियल है या फेक है, इसके ऊपर कहा जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इनिशियली जो मैंने पूरा इसको एनालाइज किया तो मेरा ये कहना है कि शायद हो सकता है कि ये न्यूज़ मतलब सैडली हो सकता है कि न्यूज़ फेक होगी, बिकॉज क्योंकि यूएस की पहले तो यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने सीधा सीधा इस बात को नकार दिया और कहा कि भाई कनाडा को कैसे फाइव आइज अलायंस से बाहर निकाला जा सकता है, और अगर कनाडा को बाहर निकाला भी गया फाइव आइज अलायंस से तो उसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे वो आज हम डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी का सबसे बिगेस्ट एवर इवेंट दैट इज आरंभ 2025 जो है वो अब होने वाला है 1 मार्च को। उसकी डेट्स आ गई हैं और ये इवेंट 7 बजे शाम से 9 बजे रात तक लाइव किया जाएगा। लाइव होगा ये जेई नेक्सस बाय अनअकैडमी चैनल के ऊपर। इस इवेंट में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इंडिया के बिगेस्ट एवर सुपरस्टार, इंडियन क्रिकेट टीम के बिगेस्ट एवर सुपरस्टार जसप्रीत बुमराह जो है वो भी इस इवेंट को ज्वाइन करने वाले हैं। उनके साथ साथ और भी बहुत सारी बड़ी सेलिब्रिटीज जो हैं वो इस इवेंट को ज्वाइन करने वाले हैं। तो आप इस इवेंट को जरूर से ज्वाइन करिए। अभी आप जेई नेक्सस बाय अनअकैडमी चैनल पर जाकर के नोटिफिकेशन का लिंक ऑन कर सकते हैं और 1 मार्च को आप लाइव इसको इस पूरे जब ये पूरा इवेंट शुरू होगा तो आपके पास एक लिंक चला जाएगा। बात है अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो कनाडा की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। यूएस ने एक तरीके से और मतलब खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से कनाडा का मजाक बना करके रख दिया। पहले डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई देखो कनाडा को हमारा 51st स्टेट बना दो, यूएस में जोड़ दो और यूएस का 51st स्टेट बना दो और ट्रूडो को बना दो कनाडा का गवर्नर। दूसरी बात फिर उन्होंने क्या किया कि जैसे उनकी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कनाडा के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया, और अब कनाडा के गुड्स के ऊपर 25% का जब टैरिफ लगा तो ऑब्वियस सी बात है उनके गुड्स बहुत महंगे हो जाएंगे। तीसरी चीज़ ये हुई कि उनको बहुत अक्यूज़ किया कनाडा को कि कनाडा से जो कनाडा की गवर्नमेंट है वो ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर जो काम करना है वो कर नहीं रही है उसको रोकने के लिए, और इसलिए बहुत सारे ड्रग्स कनाडा के बॉर्डर से यूएस में आ रहे हैं और इसलिए हम ये 25% का टैरिफ कनाडा के ऊपर लगा रहे हैं। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने करके बिल्कुल कनाडा को बहुत ज़्यादा डिमीन किया है। और अब फिर उसके बाद आज जब मैं अखबार पढ़ रहा था और फिर 1-2 दिन से ये न्यूज़ चल रही है कि कनाडा को फाइव आइज अलायंस के जो उनका अलायंस है इन 5 कंट्रीज़ का, उस अलायंस से कनाडा को निकाल दिया जाएगा। अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि फाइव आइज अलायंस है क्या और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए बेसिकली ये फाइव आइज अलायंस जैसे कि इसका नाम एज द नेम सजेस्ट ये 5 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। और ये 5 कंट्रीज़ कौन है? ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा फ्रांस इसका हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है वो भी समझेंगे, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा ये कंट्रीज़ जो हैं ये इस फाइव आइज अलायंस का हिस्सा हैं और कनाडा इसका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब ये पूरी कंट्रीज़ जो हैं ये इसका हिस्सा होकर करती क्या है? तो बेसिकली इन कंट्रीज़ की जो अपनी अपनी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का CIA हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज एक साथ काम करती है। जैसे अभी क्या होता है कि सपोज कोई सऊदी अरेबिया में बहुत बड़ी घटना होने वाली है, इस घटना के बारे में यूएस की सिक्योरिटी इस घटना के बारे में यूएस की CIA को पता है कि सऊदी अरेबिया में ये घटना बहुत बड़ी होने वाली है। नेसेसरीली ज़रूरी नहीं है कि यूएस की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो CIA जो है ये घटना के बारे में इंफॉर्मेशन सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट को देगी, ये ज़रूरी नहीं होता। आपस में बहुत प्रतिद्वंदिता होती है, इसलिए इनके पास दूसरी कंट्री से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आ भी जाती है तब भी ये शेयर नहीं होती है। और यही चीज़ आपने बांग्लादेश के केस में देखी। बांग्लादेश में एक प्रोटेस्ट खड़ा हो रहा है, उस प्रोटेस्ट को बाहर से पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है। इस चीज़ का इंफॉर्मेशन यूएस के पास बहुत पहले से था, बहुत अच्छे से था, इवन यूएस के उसमें हाथ थे, लेकिन ये चीज़ बांग्लादेश की गवर्नमेंट को नहीं बताई गई। बांग्लादेश की गवर्नमेंट बिल्कुल बेफिक्र होकर के काम कर रही थी और तब तक एक छोटा सा प्रोटेस्ट शुरू होता है और वो इतना बड़ा बनता है कि शेख हसीना की सरकार गिर जाती है। उसका प्राइम एग्जाम्पल आपने देखा। इसका प्राइम एग्जाम्पल एक और आपने सीरिया के अंदर देखा कि अचानक से क्या हुआ कि बशर अल असद की सरकार जो है वो गिर गई, उनके खिलाफ एक बड़ा रिबेलियन हुआ, इतनी पावर आई कहाँ से उस पूरे ग्रुप में, और फिर उसने बशर अल असद को मजबूर कर दिया सीरिया छोड़ करके भागने के ऊपर। ये सारी जो घटनाएं होती हैं ये कोई एक दिन में घटना नहीं हो रही है, ये इसके लिए पूरी प्रॉपर प्लानिंग चल रही होती है। और अगर कोई प्रॉपर प्लानिंग चल रही है तो जाहिर सी बात है दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी जो इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं,
जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको इसके बारे में नहीं पता होगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो अब क्या है कि इन लोगों ने, क्योंकि ये आपस में जो प्रतिद्वंदिता चलती रहती है उसको खत्म करने के लिए इन कंट्रीज ने क्या किया, इन पांचों कंट्रीज ने अपना एक ग्रुप बनाया, और अपने ग्रुप बनाने के बाद ये अपने बीच में, अपनी इंटेलिजेंस यूनिट्स के बीच में जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशंस हैं उसको इजीली शेयर किया जा सके, इसीलिए इसको फाइव आइज अलायंस कहा गया। अब इसकी जब आप शुरुआत देखोगे तो एक्चुअल में इसकी शुरुआत यूएस और यूके ने की थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। आपको पता होगा कि बहुत सारे ब्रिटिश और अमेरिकन कोड ब्रेकर्स ने उस टाइम पर, अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वंट्रीज देखी होंगी वर्ल्ड वॉर 2 की, तो आपको ये इसके बारे में पता होगा कि जर्मन जो है वो अपने बीच में कोडिंग लैंग्वेज में बात करते थे, तो उन जर्मन कोड्स को डिसाइफर किया था अमेरिकन और ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स ने मिल करके, और उसके बाद इन लोगों ने इसी चीज को फॉर्मलाइज किया और एक एग्रीमेंट साइन किया 1946 में, जिसको ब्रिटिश यूएस कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एग्रीमेंट और या ब्रूसा कहते हैं। बाद में फिर ब्रिटेन से वो यूके हुआ, तो फिर उसको यूके यूएसए एग्रीमेंट कहा जाने लगा। तो पहले शुरुआत इस फाइव आइज अलायंस की अगर आप देखो तो यूके और यूएस ने ही इसकी शुरुआत करी, और बाद में जाकर के 1948 में इसमें कनाडा ने ज्वाइन किया, और फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसको 1956 में ज्वाइन किया। ये पूरा ग्रुप, ये पूरा फाइव आइज अलायंस इतना सीक्रेटिव ग्रुप है कि इसके बारे में ऑस्ट्रेलिया इसका हिस्सा था, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर 1973 में विटलाम को इसके बारे में पता ही नहीं था कि ऐसा कोई ग्रुप एग्जिस्ट भी करता है। ये इतना सीक्रेटिव था, पूरी दुनिया को साल 2000 तक एक बूंद जानकारी नहीं थी इस फाइव आइज अलायंस के बारे में कि ये एग्जैक्टली है। लोगों को ये पता था कि एक ग्रुप है जो ऐसा काम कर रहा है, ये 4-5 कंट्री का, उसका नाम क्या है, वो उसका पूरा वर्किंग कैसे है, वहाँ पर कैसे काम करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन ले आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी तब तक। लेकिन फिर आपको पता है कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी साल 2013 में, जब यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का एक एम्प्लॉय जिसका नाम था एडवर्ड स्नोडेन, जिसको स्नोडेन कंट्रोवर्सी भी कहते हैं, उसने बहुत सारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक कर दिया था। और उस जब बहुत सारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हुए तब दुनिया को पता चला कि अच्छा, फाइव आइज अलायंस नाम का एक अलायंस काम कर रहा है। ये सारी सिक्योरिटी एजेंसीज का एक ग्रुप है, पांचों सिक्योरिटी एजेंसीज का, जो इस तरीके से इंफॉर्मेशन एक दूसरे से ये लोग शेयर करते हैं, और दुनिया भर में जितने इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जितने भी एक्शंस हो रहे हैं, सबके बारे में इनको पता रहता है। तो यही, और इसके ऊपर फिर एक मूवी भी बनी थी जेम्स बॉन्ड की इस फाइव आइज अलायंस के ऊपर। अब ये करते क्या है, बेसिकली जितना भी डेटा होता है, जैसे सबसे एक फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि जैसे खालिस्तान कनाडा में एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर था निज्जर, उसका मर्डर हो गया। तो निज्जर के मर्डर के बाद फाइव आइज अलायंस की रिपोर्ट के बेसिस पर ही, क्योंकि फाइव आइज अलायंस ने ये रिपोर्ट बनाई थी और उसमें ये रिपोर्ट कनाडा की गवर्नमेंट को दी थी, उसके बेसिस पर ही कनाडा की गवर्नमेंट ने इंडिया को दोषी ठहराया था, इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि इसमें इंडिया का हाथ है। फिर आपको पता होगा कि यूएस में भी यही हुआ था, सेम घटना, कि यूएस में जब गुरपतवंत सिंह पन्नू को न्यूयॉर्क में उसके ऊपर अटैक किया गया, तो वो भी सेपरेटिस्ट लीडर था, गुरपतवंत सिंह पन्नू है मतलब, तो डेविड कोहेन सामने आकर के बोलते हैं कि हमारे पास भी जो इंटेलिजेंस शेयर की गई थी वो फाइव आइज अलायंस द्वारा ही शेयर की गई थी, और कहा जाता है कि इसी फाइव आइज अलायंस के इंटेलिजेंस के बेसिस पर गुरपतवंत सिंह पन्नू पर अटैक तो हुआ, बट वो चौकन्ना हो गया और वो बच गया था उस अटैक में। तो ये फाइव आइज अलायंस अगर आप देखोगे तो इसने लगातार इंडिया के खिलाफ रिपोर्ट्स बनाना और इंडिया का हर इंसिडेंट में हाथ बताना, जो भी खालिस्तानी लीडर के ऊपर अटैक होते हैं उस पर ये इंडिया का हाथ बता देते हैं कि इसमें इंडिया का हाथ है। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही नेगेटिवली वर्किंग ग्रुप है फाइव आइज अलायंस, जो कि इंडिया के लिए बहुत नेगेटिवली काम करता है। तो अब कनाडा इसका बहुत बड़ा हिस्सा है, और कनाडा इसी की रिपोर्ट के बेस पर इंडिया को दोषी बना रहा है, इसलिए ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात आती है कि ये लोग शेयर क्या करते हैं, ये लोग अपने बीच में सब हर तरीके का इंटेलिजेंस डेटा, ह्यूमन इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, जियो स्पेशल इंटेलिजेंस, हर तरीके का इंटेलिजेंस ये अपने बीच में शेयर करते रहते हैं। तो इनको सब चीज़ के बारे में एक फेयर आइडिया तो रहता है, इनसे छुप करके कुछ कर पाना ये बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर कनाडा को अगर इस इंटेलिजेंस कहा जा रहा है कि फाइव आइज अलायंस से कनाडा को निकाल दिया जाएगा, अब बात ये खड़ी हो जाती है कि कनाडा को अगर फाइव आइज अलायंस से निकाला जाएगा तो क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है? मुझे ये फेक क्यों लग रहा है? सबसे पहली चीज़ देखो, कनाडा इतने सालों से फाइव आइज अलायंस का हिस्सा रहा है, साल 1948 से अभी तक कनाडा इसका हिस्सा रहा है। तो कनाडा के पास बहुत सारे क्लासिफाइड और
सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होंगे, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो कि दूसरी कंट्रीज़ की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होगी, वो भी कनाडा के पास होंगी। अब अगर कनाडा को बीच रास्ते में किक आउट कर दिया जाता है तो आउट ऑफ राइवलरी ये सारी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन कभी भी कनाडा की गवर्नमेंट पब्लिक कर सकती है, या उसको अपने फायदे में यूज़ कर सकती है, या पूरा ये फाइव आइज अलायंस किस तरीके से वर्क करता है ये भी दुनिया के सामने आ सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये, तो इसलिए कनाडा को ऐसे निकाल देना मुझे लगता है इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। और दूसरी चीज़, कनाडा की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बिल्कुल पोलर रीजन्स में है, और पोलर रीजन्स वो हिस्सा है, वो ज्योग्राफी है जिसको शायद कभी भी यूएस छोड़ना नहीं चाहेगा। और क्योंकि कनाडा उसका एक अहम हिस्सा है और कनाडा के थ्रू वो उसके ऊपर कंट्रोल रखता है, तो मेरे ख्याल से इस वजह से भी कनाडा को फाइव आइज अलायंस से नहीं निकाला जा सकता। अब खैर वो देखते हैं क्या होता है, लेकिन फाइव आइज अलायंस से कनाडा को निकाले जाने की जो खबर वायरल हो रही 2-3 दिन से, मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये बिल्कुल फेक खबर हो सकती है, ये बिल्कुल फेक खबर है, बिकॉज यूएस के भी रिप्रेजेंटेटिव ने इसको सिरे से नकार दिया है। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी का बिगेस्ट एवर इवेंट दैट इज आराम 2025 जो है वो होने वाला है 1 मार्च को 7 बजे शाम से रात के 9 बजे तक। जेई नेक्सस बाय अनअकैडमी चैनल पर ये इवेंट लाइव होगा, इसको आप ज़रूर से जाइए। इस इवेंट के नोटिफिकेशन पर क्लिक करके, नोटिफाई मी पर क्लिक करके आप इस इवेंट को, जब भी ये इवेंट स्टार्ट होगा आपके पास एक नोटिफिकेशन लिंक चली जाएगी। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इस इवेंट को ज्वाइन करने वाले हैं। बिगेस्ट एवर क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया जो कि इस समय पर टॉप के, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, वो भी इस इवेंट को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ज़रूर से इस इवेंट को हमारे साथ ज्वाइन करिए। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस